बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे ये सोचते हैं कि हम आखिर करियर कौन सा चूज करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास ऑलरेडी, कुछ कन्वेंशनल हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे सीए, डॉक्टर, इंजीनियर अपनी ग्रेजुएशन में करते हैं। कुछ बच्चे बीए, बीकॉम, बीबीए ये वाली सारी डिग्रीज करते हैं। ये कन्वेंशनल पाथ्स तो हैं ही। और इनमें से बहुत सारे बच्चे आगे चल के यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, और या फिर अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन करके, एमटेक करके या फिर एमएससी करके अलग अलग फील्ड्स में अपनी जॉब्स लेते हैं। इसी के साथ साथ आजकल एक नया रेवोल्यूशन भी चल रहा है। एक नई तरीके की सोच हम लोगों को अडॉप्ट करनी होगी। एज इट इज सेड, द फ्यूचर इज चेंजिंग, फ्यूचर चेंजेस। और आज हमारी जो चॉइसेस होंगी वही हमारा फ्यूचर बनाएंगे। यानी कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं या ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर बच्चे फोकस कर सकते हैं और अपने करियर के लिए नई नई राहें खोल सकते हैं। जैसे कि मैंने 5 एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं। एक फर्स्ट एरिया इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। ये इतना बड़ा फील्ड है कि आगे चल के बहुत सारा जो जॉब निकलने वाली हैं या जो बहुत ज़्यादा आगे चलकर एक रेवोल्यूशन सा आने वाला है, वो एआई की फील्ड में आएगा या मशीन लर्निंग या डिजिटल की फील्ड में आएगा। वी कैन से दैट वी आर इन द मिस्ट ऑफ एआई रेवोल्यूशन। आप लोग तो शायद बहुत लेट, जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत लेट जन्म लिया होगा, वो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन पेरेंट्स हम लोगों से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जब कंप्यूटर्स आए थे 90s में, तब बहुत लोग ऐसे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा कंप्यूटर से, और कंप्यूटर्स आ गए हमारी नौकरियां खा जाएंगे, अब हमें आगे नौकरियां नहीं मिलेंगी। ऐसा ही कुछ एआई के साथ भी बहुत लोग अब सोचते हैं कि एआई आ जाएगा तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन पता है सच क्या है? नौकरियां सिर्फ उनकी जाएंगी जिन्होंने एआई के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया है। The people who are ready for the AI revolution, who have learned the AI and machine learning and digital and the internet platforms, they will survive and they will flourish. वो आगे बहुत बढ़ेंगे, उनका बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज उनके पास आएंगी। तो उसमें बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इज वन, डेटा एनालिटिक्स इज अनदर, इंटीग्रेशन जो करते हैं एपीआई इंटीग्रेशन इन द वेबसाइट एंड अदर एरियाज, they will also have a very good AI tools यूज करना जो जानते हैं, they will also have very good opportunity। generative AI को डेवलप करना, उनको मॉडल करना जानते हैं, they will also survive। machine learning, deep learning, और इसी के साथ साथ we have to understand that is a whole ecosystem of internet and digital। वहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उनका कहना है कि AI might be the most important thing that has happened in the humanity। हो सकता है बहुत सबसे important revolution हो ये। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो एलॉन मस्क हमारे सामने रखते हैं। एलॉन मस्क कहते हैं कि AI हो सकता है कि वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चला जाए। उन्होंने उसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। उन्होंने कहा जैसे अगर कोई रोड बन रही है और उसके रास्ते के अंदर कोई चींटियों का घर आ जाए, तो रोड बननी तो नहीं रुकेगी, रोड तो बनेगी। तो चींटियों का जो घर है चाहे उसे तोड़ के बने। इसी तरह से एलॉन मस्क कहते हैं कि एआई अपने आप में एक बहुत इमोशनलेस टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर अगर वो चाहेंगे कि एआई चाहेगा कि अगर उसे कुछ करना है, उसका कोई गोल है और ह्यूमैनिटी भी उसके रास्ते में आ गई, तो वो ह्यूमैनिटी को भी हटा सकते हैं। यही बहुत बार हमारी फिक्शंस और इन सब जगहों पे एक्सप्लोर किया जाता है। लेकिन इसी के साथ एक और अपॉर्चुनिटी खुलती है, जिसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर एथिक्स, एआई एथिक्स। और वहां से भी बहुत सारी जॉब्स निकलेंगी जहाँ पे लोग एथिकल यूज ऑफ एआई एंड मेंटेनिंग द concerns of humanity in AI will also be very important, and cybersecurity experts, AI experts, they will also find good opportunities। दूसरा जो हमारा फील्ड है और जो क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप में एक नया सोचने का नजरिया है।
ये वो नजरिया है कि जिस तरीके से पहले सोचा जा चुका है उससे थोड़ा अलग, यानी कि एक नए नजरिए से प्रॉब्लम्स को देखना, एक नए नजरिए से हमारे इकोसिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको इवैल्यूएट करना और उनको करेक्ट करना। ये क्रिटिकल थिंकिंग is simply, if we can understand, it is the continuous effort to evolve. आप क्रिटिकली सोचिए क्या इससे बेहतर हम कर सकते हैं, कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। यही एक तरीका है जिससे कि टेक्नोलॉजीज भी डेवलप होती हैं, एंटरप्राइज भी डेवलप होता है, ह्यूमन भी डेवलप होता है। सो जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ये एक हमारी जिसे कहते हैं कि एक विधा है ना, ये क्वालिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स की शक्ल, उनका उनकी उनकी जो नेचर है वो हमें बिल्कुल पता नहीं है। सो द पीपल हु कैन फ्लेक्सिबली, adaptably bring changes by evolving into something new and critical, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्राइसिस मैनेजर हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स चले जाएं, क्योंकि एआई या कोई भी और जो जॉब्स हैं उनमें वो लोग तो होंगे जो एआई को यूज़ करना चाहते हैं, और जो मंडेन काम है वो सब एआई करेगा। लेकिन अगर एआई के साथ भी कोई प्रॉब्लम आई तो कौन सॉल्व करेगा? जो अगर एआई के साथ प्रॉब्लम आई तो कौन सॉल्व करेगा? वो लोग जो एआई की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वही हमारे क्राइसिस मैनेजर्स, और जिसे ऐसा कहा जाता है कि हमारे क्रिटिकल थिंकर्स रहेंगे। और इन लोगों का हमेशा हमेशा ज़रूरत रहेगी, चाहे कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर जगह पर। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम विद द सेम थिंकिंग विद विच वी हैव क्रिएटेड देम, वी नीड टू फाइंड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। हमें एक क्रिटिकली और नया नज़रिया चाहिए, क्योंकि जिस सोच के साथ, जिस माइंडसेट के साथ हमने एक प्रॉब्लम को बनाया है, प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उसी माइंडसेट से हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें अपने माइंडसेट को, अपने सोचने समझने की शक्ति को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सो वो एवोल्यूशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वेरी वेरी नेसेसरी क्वालिटी, जिस जो कभी आउटडेटेड नहीं होगा। थर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, और वो भी कभी भी आउटडेटेड नहीं होगी। इमोशंस, एंड हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें ये कहने की और ये समझने की कि वी आर रैशनल ह्यूमन बीइंग्स, बट द ट्रुथ इज वी आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स। Emotions form a very very important part of our being, of our society, of our countries, of how we perceive things and how we live in this world. हम इस दुनिया में कैसे रहते हैं ये हमारी इमोशनल वेलबींग पे बहुत डिपेंड करता है। इसीलिए ऐसे लोग जो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं वो कभी आउटडेटेड नहीं होंगे। एक एक थिंकर रहे हैं डैनियल गोलमैन, उन्होंने बहुत लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। उनका कहना है, द एबिलिटी टू सेंस, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन वेरियस फील्ड्स कैन हेल्प इम्प्रूव आवर वेलबींग। यानी कि अगर हम दूसरों के इमोशंस को सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो उनके ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे के कारणों को समझ सकते हैं, और हम उन इमोशंस को बेहतर मैनेज कर सकते हैं, फिर वो चाहे हमारे हों या किसी दूसरे के। तो अगर हम में ये क्वालिटी है तो हम ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, हम उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको खुश रख पाएंगे। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट में काम करते हैं या ऐसे पोजीशंस पे काम करते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ क्वालिटी विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, ऐसा कहा भी जाता है कि हाई आईक्यू वालों से, लोगों से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में EQ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। EQ वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि इनको कहा जाता है कि अरे ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो काम करने लगते हैं तो कभी टीम वालों से नहीं बन रही, या काम समझ नहीं आ रहा, या क्लाइंट्स को नहीं वो समझ पा रहे। तो ऐसी सिचुएशंस में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कई बार वो मीडियोकर बच्चा बहुत आगे निकल जाता है
जो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वालिटी. Then there is another quality which is adaptability and flexibility. We have to adapt. We have to quickly adapt ourselves to the new circumstances. जैसे कि अगर AI आया और AI वाली जो टूल्स आ रही हैं, जो उनकी एफिशिएंसी आ रही है, अगर आप उसको अडॉप्ट करते हैं तो क्या ये आपके लिए आपका एक नया आपके लिए नए दरवाजे नहीं खोलता? नए दरवाजे खोलता है. यानी कि और उसी तरीके से गवर्नेंस चेंज हो रही है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो रहे हैं, मोड्स ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड. द वे वी इंटरैक्टेड, हम जिस तरह से इंटरैक्शन एक दूसरे के साथ करते थे वो बदल गया है. आज कई बार घर वाले भी जो ग्रुप्स हैं वो फैमिली ग्रुप्स हैं. कई बार फैमिली मिल भी नहीं पा रही है, ग्रुप्स पे ही बातें हो रही हैं. तो एक नया तरीका है और हमें उन सारे तरीकों पे जो हमें जहाँ पे हमें अपने आप को ट्रेडिशनली कन्वेंशनली रूट करना है वहाँ पे हम रूट करेंगे और नई जगहों पे हम फ्लेक्सिबल होकर अडेप्ट करेंगे. चाहे वो नए करियर्स हो, नए प्रोफेशंस हो, वहाँ पे हमें अडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है. हर कंपनी में, हर जगह, बल्कि ऐसे लोग हमेशा अप्रिशिएट किए जाते हैं जो कि ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, जो नई सिचुएशंस को समझ के उनके उसके हिसाब से अपने अंदर नए स्किल्स ले आते हैं, नए एटीट्यूड्स ले आते हैं और ज़्यादा बेहतर काम करते हैं. यहाँ पे एक बात समझने की है. When we are saying adaptable and flexible, we are not saying that one should be immoral. Morality वो रूट्स हैं जिनके ऊपर हम खड़े होते हैं, लेकिन स्किल्स के लिए अडेप्टेबिलिटी, लर्निंग्स के लिए अडेप्टेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए. तो मोरालिटी को हम नहीं कभी चेंज करेंगे, उसमें अडेप्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, लेकिन स्किल्स में, माइंडसेट में हम अडेप्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं और ऐसे लोग हमेशा अप्रिशिएट किए जाएं. देन the last thing that is, and before that rather, I would like to even give you an example adaptability के लिए. एक हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं चार्ल्स डार्विन. आपने नाम सुना होगा, डार्विन थ्योरी, एवोल्यूशन थ्योरी. उन्होंने भी एक बार कहा कि सबसे शक्तिशाली स्पीशीज सबसे आगे बढ़े, है ना, सरवाइव करें, या फिर सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज सरवाइव करे, ऐसा जरूरी नहीं है. सरवाइव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, इवॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो किसी स्पीशीज में होनी चाहिए वो है अडेप्टेबिलिटी. दैट दे शुड बी एबल टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट. द मोर यू आर एबल टू अडेप्ट, द मोर यू आर एबल टू सर्वाइव एंड एक्सेल एंड इवॉल्व. और इसी से हमारा लास्ट पॉइंट निकल कर आता है, विच इज वी विल हैव टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. हमारी लर्निंग्स रुकनी नहीं चाहिए. वी शुड बी कंटिन्यूअसली लर्निंग. हमने बहुत सारी चीजें स्कूल में सीखी, लेकिन जब हम कॉलेज में आए, जब हम हायर स्टडीज करने लगे, तो उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें काम की नहीं लगी. और कई बार उसमें कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई गई सिंप्लिसिटी के लिए जो शायद सही भी नहीं थी. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि धरती की शेप कैसी है, स्फेयर. स्फेयर यानी कि गोलाकार, अंडे जैसी शेप है उसकी, एकदम गोल गोल. लेकिन असलियत में जब आप हायर स्टडीज करेंगे ज्योग्राफी के अंदर, तो आपको रियलाइज होगा कि धरती की शेप तो जियोइड है. तो हम जब नए नए पद पे पहुंच रहे हैं, नए नए पेडेस्टल पे पहुंच रहे हैं, तो हमें अपनी पुरानी नॉलेज को कई बार अनलर्न करके रीलर्न, नई चीजों को रीलर्न करना पड़ेगा. जो चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं उनको छोड़ के, उन पैटर्न्स को छोड़ के हमें एक नए तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा. बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट एंड वी विल हैव टू कीप द पेस. एट द सेम टाइम हमें किसी भी टेक्नोलॉजी से या किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है. हमें बस सीखना है कि इसको और बेहतर कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं. और अगर अच्छे लोग इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो मेरे को पूरा विश्वास है कि AI will be the very good revolution, but maintaining the ethics in AI is very important. इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो तो चलती रहेंगी. सरकार में हमेशा सरकारी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, अफसरों की ज़रूरत पड़ेगी, CA की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि AI कितना भी हमारे CA कर ले, अकाउंटिंग कर ले, लेकिन एक CA तो चाहिए ही है जो उसको समझे और उसको चेक करे. उसी तरीके से मेडिकल एडवाइस दे सकता है, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन
एंगल की हमेशा ज़रूरत रहेगी। इसीलिए अपने आप को स्किल करें, अपने आप को और बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी के लिए रेडी रखिए। सो गाइस, jobs will change, the nature of jobs will change, but one thing will not change, that people who know how to create value, they will always be appreciated. So learn to create value, अपनी वैल्यू बनाएं, नई चीजें सीखें, जिसे काम आता है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर पाता, तो काम करना जरूर सीखें, चाहे वो वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे एआई टूल्स, सबको यूटिलाइज करना सीखें।